Hello student, welcome back to Nishan Classes Online Tutorial. Hello student, this is Naveen Barodia, Biology Faculty of Nishan Classes, कोटा राजस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने पाचन की क्रियाविधि का अध्ययन किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, वो है कुपोषण और इससे संबंधित रोग। कुपोषण की परिभाषा देने से पहले कुपोषण जो है वो होता कैसे है, उसके कारण क्या होते हैं। वो दो तरह के कारण हो सकते हैं। पहला तो है कि खाद्य पदार्थों में पोषक पदार्थ की कमी हो जाना, और दूसरा है कि हम अगर किसी रोग से ग्रस्त हैं तो उसकी वजह से हम भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों का अवशोषण या उपापचय नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग कुपोषित हो जाते हैं। तो कुपोषण के दो कारण ये होते हैं, ठीक है। अब कुपोषण की परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि खाद्य पदार्थों में किसी भी पोषक तत्व की कमी को कुपोषण कहते हैं, और इस कुपोषण की कमी की वजह से हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कुपोषण चार प्रकार के हो सकते हैं। मुख्यतः वो है पहला अल्प पोषण या अंडर न्यूट्रिशन। जब हम लोग खाने में लंबे समय तक अगर कोई भी एक पोषक तत्व हमें नहीं मिले तो वो होता है अंडर न्यूट्रिशन या अल्प पोषण कहलाएगा। यानी कि लंबे समय तक किसी भी एक पोषक तत्व की कमी हो जाना, उसे ही बोलते हैं हम लोग अल्प पोषण या अंडर न्यूट्रिशन। दूसरा है अति पोषण या ओवर न्यूट्रिशन। यानी कि हम लोग लंबे समय तक अगर जरूरत से ज्यादा खाना खा लें अत्यधिक मात्रा में, तो उसे बोलते हैं अति पोषण। यानी कि हमें जितने खाने की आवश्यकता है हम लोग उससे ज्यादा खा ले तो उसे अति पोषण कहा जाता है। असंतुलित पोषण यानी कि जो भी आहार हम लोग भोजन के रूप में ले रहे हैं उसमें अगर कुछ पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में और कुछ पोषक तत्व कम मात्रा में, यानी कि जो पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए वो पोषक तत्व सही अनुपात में नहीं है। यानी कि हमारे शरीर को अगर किसी की आवश्यकता है तो वो जरूरत से ज़्यादा है, या हमें किसी तत्व की पोषक की आवश्यकता है तो वो कम है। यानी हमारे शरीर को जो है वो जिस पोषक तत्व की आवश्यकता है वो सही मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस प्रकार के भोजन या पोषण को हम लोग असंतुलित पोषण कहते हैं। चौथा प्रकार जो है वो कुपोषण का वो है विशिष्ट न्यूनता। यानी कि जो भोजन हम लोग खाने के रूप में लेते हैं उसमें किसी भी एक पोषक तत्व की पूरी तरह से कमी हो या अनुपस्थित हो, तो इस प्रकार के कुपोषण को जो है वो विशिष्ट न्यूनता कहते हैं। आज हम लोग पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों का अध्ययन करेंगे। पहला रोग आता है वो है क्वाशियोरकर रोग, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। क्योंकि क्वाशियोरकर रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से हो रहा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन, यानी कि PEM। क्वाशियोरकर रोग जो है वो मुख्यतः 1 से 3 वर्ष के बच्चों में ही पाया जाता है। तो जिन बच्चों में क्वाशियोरकर रोग होता है तो उन बच्चों को हम लोग ब्लोटिड चाइल्ड या ब्लोटिड बच्चा कहते हैं। भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाने से बच्चों का शरीर क्या करेगा, उस प्रोटीन की आपूर्ति करने के लिए उसके शरीर में उपस्थित जो प्रोटीन है उनका इस्तेमाल करने लग जाता है, जिससे कि उनके शरीर में जो रक्त होता है वो रक्त में से रक्त प्लाज्मा निकलकर ब्लड वेसल्स से टिश्यूज या ऊतकों में प्लाज्मा आने लग जाता है। यानी कि वहां टिश्यू या ऊतकों में पानी भरने लग जाता है, जिसकी वजह से उनका शरीर में सूजन आ जाती है और प्रोटीन की कमी से बालों का रंग हल्का होने लग जाता है और टूटने लग जाते हैं। तो जैसे ही प्रोटीन की कमी हुई तो वो शरीर के प्रोटीनों का इस्तेमाल करने लग गए, और उसकी वजह से ब्लड प्लाज्मा जो है वो ब्लड वेसल से निकलकर टिश्यू या ऊतकों में आ जाता है, वहां पर भर जाता है, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी में सूजन आ जाती है। इसी के साथ उनके लीवर या यकृत की साइज भी बढ़ जाती है, जिससे उनका पेट फूल जाता है और आंखें भी पीली पड़ने लगती हैं। वह
उसका प्रतिरक्षी तंत्र भी जो है वो कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो खेल कूद नहीं सकता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे यकृत में सूजन की वजह से भूख नहीं लगती है और त्वचा का रंग भी जो है वो काला पड़ जाता है। और क्योंकि उसके शरीर की त्वचा में पानी या ऊतकों में पानी भर गया है तो उसकी चमड़ी से धीरे धीरे घाव हो जाएगा और पानी रिसने लगेगा। तो ये होता है क्वाशियरकर रोग, जिसके लक्षण बता दिए हैं और किसकी कमी से होता है। इससे बचने के लिए जो है कुछ उपाय किए जाते हैं, यानी कि उनकी जो भोजन है या डाइट है उसके अंदर जो है वो प्रोटीन जो है रिच खाना दिया जाता है, यानी कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाती है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि प्रोटीन अब डायरेक्टली उनको ज्यादा मात्रा में नहीं दी जाएगी, उनको धीरे धीरे अंतराल में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है, जिससे वो वापस धीरे धीरे ठीक हो सके। क्वार्शर रोग से ग्रसित बच्चों के ठीक होने के लिए एक डाइट या भोजन बनाया जाता है, जिसमें ये देखिए 7-8 यानी 70 ग्राम तक तो मलाई वाला दूध को छोड़कर जो सिंपल दूध का चूर्ण होता है वो लेंगे। तेल लेंगे, खाने का तेल 6 चम्मच तक, 7 चम्मच, और उसके बाद 50 ग्राम तक चीनी, इन तीनों का घोल बना लेंगे और उन्हें समय समय पर एक अंतराल में थोड़ा थोड़ा सा देंगे। तो इस प्रकार से उनमें प्रोटीन जो है उसकी मात्रा पूर्ण होने लगेगी और बच्चा थोड़ा स्वस्थ होने लगेगा। दूसरा रोग आता है मेरेस्मस या सूखा रोग, इसे कहते हैं। यह भी प्रोटीन और कैलोरी, यह मुख्यतः लेकिन वसा यानी कैलोरी की मात्रा की कमी से होता है और यह भी बच्चों में होता है, इसे सूखा रोग भी कहते हैं। और जिन बच्चों में यह होता है उस बच्चों को हम लोग वेस्टेड बच्चा या चाइल्ड कहते हैं। अब भोजन के बीच में जो है वसा की कमी हो गई, तो वसा की कमी के होने की वजह से अब उन बच्चों का शरीर उनके शरीर में उपस्थित वसा का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिससे बच्चा अब दुबला पतला लगने लगेगा और वसा की कमी की वजह से उनकी त्वचा की जो वसीय स्तर है उसमें से वसा कम हो जाएगा और त्वचा ढीली पड़ जाएगी और झुर्रियां पड़ जाती हैं। इसके अलावा उनकी आंखों की चमक भी बरकरार नहीं रहती है, आंखें धीरे धीरे कम चमकीली हो जाएगी, भूख लगना कम हो जाएगा और त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। इसके अलावा क्योंकि फैट या वसा का उपयोग हो रहा है तो वो पतला दुबला सा दिखने लगेगा। और एक चीज याद रखना कि इसमें सूजन या एडिमा नहीं होता है। मैंने बोला था ना कि रक्त केशिकाओं से प्लाज्मा जो है वो टिश्यूज या ऊतकों में आ जाता है, जिसकी वजह से सूजन आ रही थी, जिसको एडिमा कहते हैं। याद रखना, वो सूजन आना, पानी भर जाना एडिमा कहलाता है। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये थे मेरास्मस रोग या सूखा रोग के लक्षण। वही इसकी पूर्ति करने के लिए खाने में अब धीरे धीरे वसा ली जाएगी, वसा दिया जाता है उनको, जिनमें ज्यादा वसा हो ऐसा फूड धीरे धीरे अंतराल में दिया जाएगा और वो ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट रोग है जीरोप्थेल्मिया, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। इस रोग को शुष्काशिपाक रोग भी कहते हैं। जीरोप्थेल्मिया रोग का मुख्य जो लक्षण दिखाई देता है वो है आंखों का जो कॉर्निया है उसका पानी सूखने लगता है और वहां पर एक सफेद धब्बा सा बन जाता है। आंखों की त्वचा सूखने लग जाती है, सफेद धब्बा दिखने लगता है और वहां पर कॉर्निया के अंदर एक छोटा सा घाव भी हो सकता है, जो विटामिन ए की कमी के कारण हो रहा है। जीरोप्थेलिया में आंखों पर ही क्यों प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि यह विटामिन ए जो है वो प्रोटीन का ही एक तत्व होता है जो हमारे रेटिना में उपस्थित होता है। रेटिना में विटामिन ए जो है वो रोशनी को अवशोषित करने का काम करता है। इसके अलावा विटामिन ए जो है वो हृदय इनके रखरखाव के लिए भी काम करता है। लेकिन हम लोग क्योंकि जीरोप्थेल्मिया पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर केवल आंखों के बारे में बात करेंगे। तो आंखों की रेटिना में ये रोशनी को अवशोषित करने का काम करता है प्रोटीन, और ये प्रोटीन का अवयव है विटामिन ए। तो इसलिए कॉर्निया का पानी सूखने लगता है, कॉर्निया पर एक सफेद धब्बा बन जाता है और घाव होने लगता है और उसकी जो सूजन झिल्ली होती है उस पर सूजन आने लगती है। तो ये होते हैं जीरोप्थेल्मिया के लक्षण, जो कि आंखों के कॉर्निया पर दिखाई देने लगते हैं एक सफेद धब्बे के रूप में। जीरोप्थेल्मिया को आंखों का सूखापन का रोग भी कहते हैं।
इसको इलाज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, विटामिन ए की थेरेपी देते हैं, यानी विटामिन ए उसको धीरे धीरे दवाई के रूप में दिया जाता है, जिससे वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। नेक्स्ट है रक्ताल्पता या एनीमिया। इस रोग को कहते हैं। यह रोग जो है, हमारे खाद्य पदार्थों में अगर फेरस या लोहे की कमी होने लगती है तो रक्ताल्पता होती है। क्योंकि हमें पता है जो ब्लड है उसमें ब्लड की अगर आरबीसी की संरचना देखी जाए, हीमोग्लोबिन की संरचना देखी जाए मेनली, तो हीमोग्लोबिन के अंदर फेरस मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। अगर रक्त की कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन अणु की कमी हो जाएगी, वो जिसकी वजह से हम बोलते हैं रक्त की कमी होना। यानी कि एनीमिया या रक्त अल्पता को बोल सकते हैं हम लोग खून की कमी होना, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जो खून की मात्रा को बढ़ाता है। पुरुषों में इसकी मात्रा 12 से 16% तक हो सकती है और महिलाओं में 11 से 14% के बीच होती है। खून की कमी हो जाना एनीमिया कहलाता है। ये तब होता है जब शरीर में रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर जो है वो उनके निर्माण की दर से अधिक हो। गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता सामान्य रूप से देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चों की वृद्धि के लिए उन्हें रक्त की निर्माण करना पड़ता है, इसलिए महिलाओं में यह एनीमिया की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और रक्त अल्पता के कारण जब उनका प्रसव होता है तो प्रसव के टाइम उस महिला के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं या मरने की संभावना अधिक हो जाती है। इसके मुख्य लक्षण होते हैं जीभ, नाखूनों या पलकों के अंदर सफेद सा दिखना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, बेहोश हो जाना, सांसें फूलना, हृदय की गति का तेज हो जाना, चेहरे और पैरों पर सूजन आ जाना, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। एनीमिया रोग के उपचार और रोकथाम यह है कि लोहा युक्त जो चीजें हैं उनका सेवन करना चाहिए, जिसके अंदर मतलब फेरस ज्यादा हो। विटामिन ए और सी युक्त खाद्य पदार्थ या टेबलेट दी जाती हैं। और जो गर्भवती महिलाएं किशोरियां होती हैं उन्हें फॉलिक एसिड की टेबलेट रोज खाना चाहिए, क्योंकि महामारी के टाइम उनमें रक्त की कमी हो जाती है। इस प्रकार ये कुछ चीजें हैं जो एनीमिया को होने से बचा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट रोग है गलगंड रोग, जो है आयोडीन की कमी से होता है। क्योंकि हम लोग आयोडीन को नमक के रूप में ही खाते हैं, नमक में आयोडीन की मात्रा होना चाहिए, जिससे कि गलगंड रोग से हम बच सकते हैं। गलगंड रोग में गले में सूजन आ जाती है और बोलने में तकलीफ होती है, तो हमें नमक के अंदर आयोडीन की मात्रा संपूर्ण मात्रा में लेना चाहिए, जितनी हमें आवश्यकता है, जिससे हम गलगंड रोग से बच सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विटामिन की कमी से होने वाले रोगों का अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।